नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। नड्डा ने क्यों कहा कि अभी तक अलग अलग वर्गों के नेता हुए लेकिन सबके नेता सिर्फ मोदी हैं। पेगासस के मुद्दे का सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। 370 के खात्मे के बाद घाटी में कितना कुछ बदला। देश की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। केंद्र की मौजूदा सरकार और बीजेपी के लिए आज का दिन खास है। आज से 2 साल पहले 5 अगस्त को कश्मीर से 370 हटाने का ऐलान हुआ था, जबकि 1 साल पहले 5 अगस्त को ही पीएम ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था। 370 हटाने के 2 साल पूरा होने पर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में घर घर तिरंगा लहराने का आह्वान किया है। जम्मू में पार्टी ने शाम को दीपोत्सव मनाने की योजना भी बनाई है। राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय में तिरंगा फहराएंगे। 370 हटने के बाद से कश्मीर के हालात काफी बदल चुके हैं, लेकिन घाटी में अब भी 60 से 70 पाकिस्तानी आतंकी मौजूद हैं। ये बात जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कही है। दिलबाग सिंह ने कहा है कि करीब 10 आतंकियों को हाल में खत्म कर दिया गया। लश्कर और जैश की कोशिश 5 अगस्त को 40 से अधिक आईईडी प्लांट करने की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। घाटी से 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं काफी कम हो गई हैं। केंद्रीय मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से जुलाई के बीच पत्थरबाजी की घटनाओं में 2019 के मुकाबले 88% की गिरावट आई है। जनवरी जुलाई 2019 के दौरान घाटी में पत्थरबाजी की 618 घटनाएं हुई, जबकि इस दौरान 2021 में ऐसी घटनाएं सिर्फ 76 रह गयी। आज सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई होगी। सीजेआई एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ये सुनवाई करेगी। जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। मामले में सर्वोच्च अदालत में अब तक 5 याचिकाएं दायर हुई हैं, जिनमें कुछ पत्रकारों और एडिटर्स गिल्ड की याचिकाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जा रहा है। कोरोना काल में गरीबों के सामने पैदा परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ये योजनाएं लेकर आई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि आजादी के बाद बहुत से नेता बने। कोई दलित नेता के नाम से जाना गया, कोई किसान नेता के नाम से जाना गया, कोई आदिवासी नेता के नाम से, कोई पिछड़े वर्ग के नेता के नाम से जाना गया, लेकिन इन सभी वर्गों के लिए किसी भी नेता ने पीएम मोदी से ज्यादा काम नहीं किया। नड्डा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए गए अनुसूचित समाज के मंत्रियों के स्वागत समारोह में कही। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट के खिलाफ ट्विटर से कार्रवाई की मांग की है। एनसीपीसीआर ने राहुल पर पॉस्को के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर दरिंदगी की शिकार मृत बच्ची के माता पिता की फोटो डाली थी। एनसीपीसीआर ने नोटिस में कहा है कि ऐसा करने से उस बच्ची और परिवार की पहचान उजागर हुई है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के घर को जलाने के आरोपी जितेंद्र सिंह बबलू बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में मायावती सरकार के दौरान जोशी के घर में आग लगा दी गई थी, जिसका आरोप बबलू पर ही लगा था। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि उसने गलत जानकारी देकर बीजेपी ज्वाइन की है और इस पर वो पार्टी के सीनियर नेताओं से बात करेंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज भारतीय टीम बड़े स्कोर बनाने के लक्ष्य से मैदान में उतरेगी। भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 21 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल पहले दिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की रफ्तार और स्विंग के सामने मेजबान टीम ने घुटने टेक दिए। पहले दिन इंग्लैंड की टीम सिर्फ 183 रन पर ही सिमट गई। बुमराह ने 4 और शमी ने 3 विकेट झटके, जबकि शार्दुल ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिए। किस शहर में ऑनलाइन चाकू खरीद कर वारदात को अंजाम दिया गया? क्या राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी को दे दिया है दगा? दिल्ली में अब किस बात को लेकर केजरीवाल की एलजी से ठन गई है? देश के 7 राज्यों की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर ठन गई है। इस बार विवाद हुआ है मुख्य सचिव और अधिकारियों के साथ एलजी की मीटिंग पर। कोरोना पर बुलाई इस बैठक को केजरीवाल ने लोकतंत्र का अपमान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहा और अनिल बैजल को लोकतंत्र की इज्जत करने की सलाह दे डाली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना के हालात और तैयारियों पर मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारियों के साथ बैठक की और ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़क गए और जवाबी ट्वीट कर कहा कि चुनी हुई सरकार की पीठ के पीछे ऐसी समानांतर बैठक करना संविधान और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ है। हम एक लोकतंत्र हैं। जनता ने मंत्री परिषद को चुना है। अगर कोई सवाल है तो आप अपने मंत्रियों से पूछिए। अफसरों के साथ सीधी बैठक करने से बचें। ओपी राजभर के यूपी बीजेपी अध्यक्ष से मिलते ही एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के कान खड़े हो गए हैं। एआईएमआईएम राजभर के इस कदम से नाराज है और कहा कि ओपी राजभर धोखा देकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। खास बात है कि इससे पहले राजभर और ओवैसी यूपी चुनाव में गठबंधन का ऐलान कर चुके थे, लेकिन अब राजभर फिर से बीजेपी के खेमे का रुख करते नजर आ रहे हैं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में पार्टी की बुनियाद मजबूत करने में जुटी हैं। प्रियंका ने इसी कोशिश के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर में एक प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। दरअसल रायपुर में यूपी कांग्रेस के 100 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण ले रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद यूपी में इनकी तैनाती होगी। यूपी में ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर कांग्रेस 70,000 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने की योजना पर काम कर रही है। धनबाद में जज की संदिग्ध तरीके से सड़क पर मौत के मामले में आखिरकार सीबीआई ने जांच शुरू करते हुए केस दर्ज कर लिया है। एडीजे उत्तम आनंद की तब मौत हो गई जब धनबाद में मॉर्निंग वॉक करते समय एक ऑटो ने उन्हें जानबूझकर टक्कर मार दी थी। झारखंड सरकार ने इस सनसनीखेज मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। यूपी के बुलंदशहर में एक होमगार्ड के जवान का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो युवकों को बेल्ट से पीट रहा है। बताया जाता है कि विवाद तेज बाइक चलाने को लेकर हुआ। इतनी सी बात पर जवान ने अपना आपा खो दिया और युवक की पिटाई शुरू कर दी। घटना को लेकर पुलिस पर जब सवाल उठने लगे तो अधिकारियों ने पीड़ित से बात की और जांच के आदेश दिए हैं। जबलपुर में कातिलों ने कत्ल के लिए ऑनलाइन चाकू की खरीदारी की और इसी से वारदात को अंजाम दिया। पकड़े जाने के बाद आरोपी के कबूलनामे में इस बात का खुलासा हुआ है। दरअसल पिछले 6 महीने में जबलपुर में चाकूबाजी से 12 हत्याएं हो चुकी हैं। इन्हीं की छानबीन के बाद ये जानकारी सामने आई। अब जबलपुर पुलिस ने संबंधित ऑनलाइन कंपनियों से ऐसे चाकू खरीदने वालों की जानकारी मांगी है। यूपी के शामली में एक मुस्लिम दंपति और उसके 4 बच्चों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। दंपति ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अधिकारियों को इस बारे में बाकायदा हलफनामा दिया है। दंपति का कहना है कि 12 वर्ष पूर्व उनके माता पिता ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था, लेकिन वो वापस हिंदू धर्म अपना रहे हैं। राशिद से विकास बने शख्स और उनकी पत्नी मंजू का कहना है कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। मुंबई पुलिस की कांस्टेबल अमोल कांबले इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में इनके आने की वजह है इनका डांस। कांबले वैसे तो सिर्फ हॉबी के लिए डांस करते हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इंस्टाग्राम पर उनके 22,000 फॉलोअर्स हैं। SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. टोक्यो ओलंपिक में अभी ब्रॉन्ज मेडल के लिए मेंस हॉकी के मुकाबले में भारत और जर्मनी के बीच में टक्कर जारी है। इसके साथ ही देखेंगे कि आज किस किस मुकाबले में देशवासियों की नजर अपने खिलाड़ियों पर रहेगी। आज भारत को 2-3 मेडल मिलने की उम्मीद बरकरार है। ओलंपिक से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल के लिए हो रहे हॉकी के मुकाबले में भारत और जर्मनी के बीच मुकाबला जारी है। जर्मनी ने खेल की शुरुआत में पहला गोल दाग दिया। जर्मनी 1-0 से आगे है। फिलहाल भारत पलटवार कर हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहा है। टोक्यो ओलंपिक अब आखिरी दौर में है। महिलाओं की कुश्ती के मुकाबले में आज विनेश फोगाट अपना दांव चलेंगी। विनेश फोगाट 53 किलोग्राम के फ्री स्टाइल मुकाबले में स्वीडन की सोफिया मैकडेलना से भिड़ेंगी। कुश्ती में विनेश फोगाट उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनसे भारत को मेडल की उम्मीद है। 2016 के रियो ओलंपिक में बाउट के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई और उन्हें मैच से बाहर होना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत के लिए गोल्ड मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद कुश्ती के मुकाबले में है। आज 57 किलोग्राम वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में पहलवान रवि दहिया का मुकाबला रूस ओलंपिक समिति के जाउर येगुयेव से होगा। ये मुकाबला भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:45 बजे के बाद शुरू होगा। सुशील कुमार के बाद रवि दहिया ओलंपिक में कुश्ती मुकाबले के फाइनल में पहुँचने वाले दूसरे भारतीय पहलवान है। सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर पहलवान रवि दहिया ने कुश्ती में भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर दिया है। कल के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के नूर इस्लाम सनायेव ने आखिरी मिनट में हार की खींच में रवि दहिया की मजबूत पकड़ से छूटने के लिए दांत काटना शुरू कर दिया था। मुकाबले के दौरान की तस्वीर से इसका खुलासा हुआ है। एक वक्त रवि 2-9 से पीछे चल रहे थे, लेकिन सनायेव के घायल होने के बाद विक्ट्री बाई फॉल के जरिए 7-9 से हराया। कल 86 किलोग्राम में फ्री स्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल मुकाबले में नाइजीरिया के पहलवान से हारने वाले आज भारतीय पहलवान दीपक पुनिया कांस्य पदक के लिए अपना दांव लगाएंगे। दीपक पुनिया आज कांस्य पदक के लिए रैपचेज राउंड में अपना दावा पेश करेंगे। रैपचेज राउंड उन पहलवानों के लिए होता है जिसमें आप उस खिलाड़ी से हारते हैं जो फाइनल में गया हो। अगर आज पुनिया जीत जाते हैं तो भारत के खाते में एक और मेडल आ जाएगा। महिलाओं की कुश्ती के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल हारने वाली अंशु मलिक भी आज रैपचेज राउंड में कांस्य पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगी। पहले दौर में उनकी प्रतिद्वंदी बेलारूस की इरेना कुराचिकीना फाइनल में पहुंच गई हैं। 57 किलोग्राम में कल बेलारूस की इरेना से ही अंशु को हार का सामना करना पड़ा था। रैपचेज राउंड में अंशु का मुकाबला आज रूस ओलंपिक समिति की वेलरिया कोवलोवा से होगा। टोक्यो ओलंपिक के एथलेटिक्स मुकाबलों में आज पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल प्रतियोगिता के फाइनल में केटी इरफान, राहुल रोहिल्ला और संदीप कुमार अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ओलंपिक एथलेटिक्स मुकाबलों में भारत अभी तक कोई मेडल कभी जीत नहीं पाया है। इस बार 20 किलोमीटर पैदल चाल के अलावा भाला फेंक में नीरज चोपड़ा से भी देशवासियों को उम्मीदें हैं। कल महिला की बॉक्सिंग 69 किलो वेल्टरवेट कैटेगरी में भारत की लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल मुकाबले में तुर्की की मुक्केबाज से हार गईं। लेकिन हार के बावजूद लवलीना ने भारत की झोली में एक कांस्य पदक डाल दिया। कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि वो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। उन्होंने अपने पदक देश के नाम किया।
मध्य प्रदेश के दतिया में बाढ़ के बीच पंचायत भवन में फंसे टोक्यो ओलंपिक की मेडल टैली में चीन 32 गोल्ड मेडल के साथ नंबर 1 पर काबिज है, तो अमेरिका 25 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर, 21 गोल्ड के साथ जापान तीसरे, जबकि भारत 3 मेडल के साथ 65वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में बाढ़ से हालत गंभीर है। लाखों की आबादी बाढ़ की वजह से प्रभावित है। बीती रात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से बीजेपी की अहम बैठक को छोड़कर भोपाल पहुंचे, जहां हालात की समीक्षा की। कल राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बाढ़ के बीच फंस गए थे। बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बाढ़ बारिश। मध्य प्रदेश के दतिया में बाढ़ के बीच पंचायत भवन में फंसे लोगों का रेस्क्यू कराने के लिए पहुंचे राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करना पड़ा। दरअसल नरोत्तम मिश्रा पंचायत भवन में बाढ़ के बीच फंसे 9 लोगों को निकालने के लिए बोट के जरिए यहां पहुंचे थे, लेकिन नाव पर पेड़ गिर जाने की वजह से वो भी वहां फंस गए थे। यहां फंसे लोगों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के ग्वालियर चंबल रीजन समेत 8 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 1200 से ज्यादा गांव में बाढ़ की मार लाखों की आबादी पर पड़ी है। राहत और बचाव का काम जारी है। ग्वालियर चंबल इलाके में 7 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि 25 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश रेस्क्यू टीम कर रही है। अब तक करीब 6000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और हालात का जायजा लिया। कल ग्वालियर पहुंचने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित शिवपुरी, श्योपुर और दतिया का हवाई दौरा कर आला अफसरों को राहत बचाव के लिए जरूरी निर्देश दिए। कल उन्होंने चंबल नदी के किनारे भिंड और मुरैना जिलों के गाँवों का भी दौरा किया। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में है। यहाँ बाढ़ की वजह से सड़कों और घरों को बड़ा नुकसान हुआ है। शिवपुरी ग्वालियर हाईवे पर सड़क धंसने से एक ट्रक सड़क के बीचों बीच गड्ढे में जा गिरा। लगातार हुई बारिश की वजह से हाईवे पर कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, जिससे हादसे भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के बहगवा गांव में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। टीवी 9 की टीम इस गांव में हुई तबाही की हालत देखने के लिए पहुंची। कई लोगों के घर बाढ़ में बह गए हैं। सब कुछ गंवाने वाले बेघर हैं, खाने पीने के लिए मोहताज हैं। इस गांव की आबादी करीब 3-4 हजार के आसपास है। सिंधु नदी से आए सैलाब में सड़कें टूट गयी। इससे 50 से ज्यादा गाँव का संपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी कोलारस की गोरा टीला सिंध नदी के किनारे कल 30 से 40 मजदूर फंस गए। सभी मजदूर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करने यहाँ आए थे। फंसे मजदूरों की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने रस्सी के सहारे इन मजदूरों का रेस्क्यू किया। पानी का बहाव तेज होने के कारण अभी रेस्क्यू करने में दिक्कत हो रही है। रेस्क्यू किए गए सभी मजदूर बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। बाढ़ से प्रभावित मध्य प्रदेश के 8 जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के अलावा वायुसेना की टीम भी राहत और बचाव के काम में जुटी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल शिवपुरी में घंतौली गांव में भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए 37 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। शिवपुरी के नरवार और सुनारी इलाके में कई गाँवों में लोग बाढ़ के बीच घर की छत पर शरण लिए हुए थे। पश्चिम बंगाल में हो रही मूसलाधार बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। कई नदियों के बांध टूट गए हैं, जिससे हुगली में आई भयंकर बाढ़ से हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। मौके पर पहुंची टीवी 9 की टीम को सड़कों पर नाव चलते दिखी। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। कल सीएम ममता बनर्जी भी हालात का जायजा लेने पहुंची थी। राजस्थान के भी कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। बूंदी केशवराय पाटन कस्बे में एक मकान ढहने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद नावघाट इलाके में मातम पसरा है। 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों के शव निकाले जा सके। देश में क्यों नहीं कम हो रहा है संक्रमण का आंकड़ा? दिल्ली में कितना सस्ता हुआ कोविड टेस्ट? बिहार में कोरोना गाइडलाइंस में कितनी छूट मिली है? देखिए टॉप 9 कोरोना से जुड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,797 नए केस सामने आए। वहीं 41,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 24 घंटे में 532 और लोगों की जान महामारी ने ले ली। अभी भी देश में 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। केरल में एक बार फिर सबसे ज्यादा 22,000 से भी अधिक नए केस आए हैं। कोरोना का खौफ खत्म भी नहीं हुआ कि नागपुर में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में इस नए खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए जनहित यूथ टीम ने बीड़ा उठाया है। टीम घर घर जाकर लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय भी बता रही है और साथ ही दवाओं का छिड़काव भी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केरल सरकार को और सक्रिय होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मांडविया ने राज्य में कोरोना के हालात को लेकर मुख्यमंत्री विजयन से बात की और उन्हें चिट्ठी भी लिखी है। इससे पहले प्रदेश के दौरे पर गई केंद्र की टीम दिल्ली लौट आई और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस का पहला केस मिला है। एक महिला इस वायरस से संक्रमित मिली है। मामले का पता चलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया और संबंधित इलाके में फॉगिंग का काम शुरू कर दिया गया। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोल्हापुर, पुणे और सतारा जैसे कुछ जिलों में कोरोना के केस कम नहीं हो रहे हैं और इस पर सरकार की नजर है। दिल्ली सरकार ने RT-PCR टेस्ट के रेट को घटाने का आदेश दिया है। अब प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल में RT-PCR टेस्ट का रेट 500 रुपए तय किया गया है, जबकि होम कलेक्शन का रेट 700 रुपए होगा। सरकार ने रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट का रेट 300 रुपए निर्धारित किया है। अभी तक दिल्ली में प्राइवेट लैब या प्राइवेट हॉस्पिटल में RT-PCR टेस्ट कराने के 800 रुपए देने पड़ते थे। वहीं RT-PCR होम कलेक्शन का रेट 1200 रुपए निर्धारित था। कोरोना के खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी कार्यक्रमों के दौरान लोगों के बड़े समूह जमा ना हो, इसकी जगह तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल हो। साथ ही ऐसे उपाय किए जाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कार्यक्रमों को घर बैठकर बेहतर तरीके से देख सकें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जैसी चीजों का खास ध्यान रखा जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन की गति को तेज करना बहुत जरूरी है। TV9 की ट्रक ड्राइवर्स के टीकाकरण के लिए चलाई गई मुहिम पर गडकरी ने कहा कि इनके वैक्सीनेशन के लिए ये प्रयास बेहद सराहनीय है और बतौर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो ट्रक ड्राइवर्स है उनके लिए वैक्सीन देने का जो उपक्रम आपके तरफ से जो चल रहा है ये बहुत अच्छा है और विशेष रूप से ट्रक ड्राइवर को आपने चुना है, तो ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिहार में 7 से 25 अगस्त तक कोरोना गाइडलाइन में कई छूट का ऐलान किया गया है। राज्य में कुछ प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही 9वीं क्लास और इससे ऊपर के स्कूल 7 अगस्त से, जबकि पहली से 8वीं के स्कूलों को 16 अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई है। फिलहाल स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोलने की ही अनुमति होगी। 10वीं क्लास के ऊपर के कोचिंग संस्थान भी 7 अगस्त से खुल सकेंगे। केंद्र की ओर से सभी राज्यों को कहा गया है कि वे आने वाले त्योहारों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और संभावित खतरे से आगाह किया है। साथ ही कहा गया है कि राज्यों में ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। तालिबान को काबू में करने के लिए अफगानिस्तान और अमेरिका की फौज हवाई हमले कर रही है और पिछले 2 दिन में जो हमले हुए उसमें तालिबान के 274 आतंकी मारे गए। TV9 भारतवर्ष इकलौता भारतीय चैनल इस वक्त अफगानिस्तान के बैटल ग्राउंड से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। अफगानिस्तान में चल रही जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 युद्ध क्षेत्र में TV9। अफगानिस्तान और तालिबान में और अफगान सेना के बीच भीषण संघर्ष जारी है। अफगानिस्तान सरकार ने कहा कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में काबुल, कंधार, हेरात और बल्ख समेत करीब 1 दर्जन प्रांतों में 274 तालिबानी आतंकवादी मारे गए हैं और 119 घायल हुए हैं। हालांकि इस लड़ाई में 7 आम नागरिकों की भी मौत हो गई है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी इस वक्त अफगानिस्तान में हैं और तालिबान के खिलाफ अफगान सुरक्षा बलों के संघर्ष की पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रिपोर्टिंग के दौरान कई बार सुमित चौधरी की गाड़ी पर भी आतंकियों ने हमला किया। RPG फायर किया जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल रक्षा मंत्री आवास के बाहर बुधवार की रात हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तालिबान ने ली है। एक संदेश में तालिबान ने कहा कि ये शहादत का हमला काबुल प्रशासन के प्रमुख हस्तियों और नेताओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की शुरुआत है, जहां से निर्दोष नागरिकों पर हमले के आदेश दिए जा रहे थे। अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों पर कब्जा करने के लिए तालिबान को रोकने के लिए अफगानी सेना और तालिबानी आतंकियों के बीच भीषण युद्ध जारी है। बुधवार को अफगान और अमेरिकी फौज ने हेलमंद प्रांत पर तालिबान के ठिकानों पर रात भर हवाई हमले किए। इस हमले में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। तालिबान का दावा है कि हेलमंद प्रांत के 10 में से 9 पर उसका कब्जा है। अफगानिस्तान के शेर कहे जाने वाले नेता इस्माइल खान ने कहा कि वहां की धरती पर जो जंग चल रही है वह तालिबान और अफगान सरकार के बीच नहीं बल्कि पाकिस्तानी आतंकियों और अफगानिस्तान के बीच है। उन्होंने कहा कि इन आतंकियों और उन्हें मदद दे रहे पाकिस्तानियों को चुन चुन कर खत्म किया जाएगा। अफगान सेना और इस्माइल खान के लड़ाके हेरात शहर में डटे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि जब तक अफगानिस्तान में हिंसा नहीं रुकेगी तब तक तालिबान की किसी भी मांग को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विचार करने के लिए नहीं स्वीकार करेगा। अमेरिका ने साफ साफ कहा कि आतंकी तालिबान को मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता। तालिबान ने अपने कुछ नेताओं की विदेश यात्रा पर लगे बैन को हटाने की मांग की थी। अफगानिस्तान की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते और बिगड़ रहे हैं। चीन को लेकर पहले से ही पाकिस्तान से खफा अमेरिका अब तालिबान आतंकियों के साथ पाकिस्तान के गहरे संबंधों से सतर्क हो गया है। पाकिस्तानी अखबारों के हवाले से खबर है कि पाक NSA समेत दूसरे अधिकारियों ने अमेरिका को शांत कराने की भी कोशिश की है, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन इमरान की सरकार पर जरा भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है।